वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल। सबका स्वागत है हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है होरिज़ोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसके अंदर हम आपके लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं और इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ का वीडियो मिलता है पूरा कंपटीशन एग्जाम के लिए, हर एक एसएससी को टारगेट करते हुए, क्योंकि मोस्टली एग्जाम की एसएससी का ईयरली एग्जाम होता है तो हम लोग उसको ज़्यादा टारगेट करते हैं और अदर एग्जाम भी आपको हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिए और आप पुराने हैं तो बहुत बढ़िया स्वागत है। तो फिर से वेलकम है प्रैक्टिस सेट 5 एमटीएस जो कि 2023 फिलहाल में जिसका फॉर्म आया है उसी पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे फॉर्म भर दिए हैं, जो नहीं भरे वो भरिए जल्दी से क्योंकि टाइम अब खत्म होने वाला है। और फॉर्म भरने के बाद लगातार प्रैक्टिस हमारे साथ जुड़ते रहिए। ठीक है, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छा आपको प्रैक्टिस मिलेगा, प्लस डिस्क्रिप्शन से लेके पूरा कंसेप्ट सॉल्यूशन मिलता है। हर एक सवाल का मैं और एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताता हूँ, हर एक सवाल को कैसे एलिमिनेट करना है एग्जाम में वैसा पैटर्न बताता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बनते रहिए और अभी नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे क्योंकि एग्जाम सेम सिलेबस जैसा पैटर्न रहेगा आपका, बिल्कुल एग्जाम का जैसा पैटर्न आता है वैसे ही आपके प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। ये जो आज का आपका, हाँ जी, आज का जो आपका सेशन रहेगा वो है आपका पीक्यूआई। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रहेगा। फिलहाल जितने आपके 4-3 आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं वो आपके बनाए हुए थे, मींस वो थोड़ा सा लेवल देख के एमटीएस के लेवल पे बनाया गया था क्वेश्चन था जो कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और आज का पीक्यूआई से चलिए, तो पीक्यूआई शिफ्ट जो भी आप पता कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, पीक्यूआई देखते हैं क्या है क्या पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है कि इसमें से एक ऐसा ऑप्शन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है जो कि वर्ड कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारा द हाईएस्ट पॉइंट, इसको रिप्लेस करना है। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन है हमारा जो कि सही होगा। चलिए, तो पहला जो सवाल है वो है बाबू द हाईएस्ट पॉइंट। द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट जैसा दिख रहा है बाबू वैसा ही होता है। हाईएस्ट मतलब ऊंचा, ठीक है, अ पॉइंट मतलब स्थिर, अस्थिर बोल सकते हैं या शिखर बोल सकते हैं। तो सबसे ऊंचा स्थल को ही बोलते हैं द हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या? ऊंचा स्तर। ठीक है, सबसे ऊंचा स्तर को बोलते हैं। अब पहला आपका हॉरिजॉन। हॉरिजॉन जो होता है जी हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म इसी का नाम है। हॉरिजॉन का मतलब है क्षितिज। क्षितिज मतलब कि इनविजिबल लाइन जो कि आसमान और धरती को बीच बीच होता है, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन। पैराडाइज, ठीक है, पैराडाइज समझते हैं आप, स्वर्ग जिसको बोल सकते हैं। जेनिथ और नादिर। नादिर मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट, तो हमें इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढना। नादिर मतलब लोवेस्ट पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी गया। पैराडाइज नहीं होगा, हॉरिजॉन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बच गया। जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है अपर हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हायर या हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी का एक होता है आपका एक्मी। एक्मी याद रखिएगा, जेनिथ का एक और वर्ड होता है एक्मी। ठीक है, ACME। एक्मी का मतलब भी होता है हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट को एक्मी बोलते हैं और जेनिथ भी बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब ये जो है हमारा इडियम है, ठीक है, इडियम मतलब मुहावरे है। अब इसका ये ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है उस इडियम का। तो पहले तो इडियम का मतलब समझेंगे तभी तो बना पाएंगे। तो जो बच्चे नहीं है, जिसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, तो मैं बता दूं कि वोकैबुलरी का कम से कम आपको 400-500 वर्ड्स याद रखना पड़ेगा। इट इज कंपलसरी फॉर ऑल द एग्जाम टू क्रैक। ठीक है, सभी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरा कंपलसरी है। जब तक आप ये वर्ड अपने माइंड में याद नहीं होगा तब तक आप मीनिंग नहीं निकाल सकते। जिससे कि जो पहला हमारा वर्ड है, पहला जो आपका सेंटेंस है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट तो लग रहा है नॉर्मल, और ये भी इंग्लिश है। तो इंग्लिश में जो चीज मुहावरे में नॉर्मल लगे तो नॉर्मल होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं, इससे कुछ हट के हो जाता है। पता है ना? जैसे कि मैंने उस दिन कराया था डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब क्या लग रहा है? एकदम घना कोई भी कलर का घोड़ा। बट डार्क हॉर्स का मतलब अलग होता है। उसी तरह अगर मैंने ब्लैक शिप बोला था, ब्लैक शिप मतलब काला भेड़, तो काला भेड़ नहीं होता, काला भेड़ से हल हट के मीनिंग होता है। काला भेड़ का मतलब होता है अशुभ चीज। ठीक है, और डार्क हॉर्स का मतलब होता है, उसको बोलते हैं अननोन कैपेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटर। ठीक है, जो कि अचानक उभर के आ जाए, उसके पास कैपेबिलिटी अननोन था, नोन नहीं था, बट वो अचानक उभरे तो उसका कैपेबिलिटी दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं छुपा हुआ रुस्तम। तो ये है इसका मीनिंग, पहले समझिएगा तब बना पाइएगा। तो जो क्वेश्चन है पहला आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है? जबकि कोई आउट ऑफ डेट याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा? जैसे कि कोई चीज फिलहाल में आता है, एकदम टॉप पे ट्रेनिंग में चला जाता है, उसका तो धीरे 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 कम हो जाता है। इसका मतलब क्या?
वो टाइम पे वो डेट में बहुत आगे था, ट्रेंडिंग में था, बट वो धीरे-धीरे क्या होगा उसका पोज़ीशन डाउन हो गया। तो आउट ऑफ का डेट का मतलब होता है वो फैशन, वो ट्रेंडिंग धीरे-धीरे लो होना, ओल्ड होना, ठीक है? तो पहला आपका ऑप्शन है बीइंग केयरलेस। बीइंग केयरलेस का मतलब होता है कि जिम्मेदार नहीं होना, ठीक है? पहला ऑप्शन नंबर गया। दूसरा है समथिंग ओल्ड फैशन, जी बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, जो कि ओल्ड फैशन को दिखाता है, आउट ऑफ डेट, डेट से परे हो गए। अब वर्थलेस फेलो बिल्कुल सी गया और डेट सीट ये भी गया डी, ठीक है? तो क्लियर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? समथिंग ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन को ही बोलते हैं क्या? आपका आउट ऑफ डेट, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन। अब यहाँ पे आ जाते हैं वोकैबुलरी सेक्शन, और वोकैबुलरी में याद रखिएगा, इसमें पहला आपका शब्द है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब समझते हैं ना? विरुद्धार्थी। उस शब्द का उल्टा बताना है हमें, ठीक है? वो तो सब जान रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो जो पहला वर्ड है, वर्ड का पहले मतलब जानेंगे, तब उसका विपरीत ढूंढेंगे। जैसे कि अगर बात करें सन, सन का मतलब समझिएगा तब ना सूरज, तब ना उसका विपरीत ढूंढिएगा। अच्छा, फायर मैंने बोला था, फायर का मतलब समझिएगा आग होता है, तब ना उसको विपरीत ढूंढ पाइएगा। तो पहला मीनिंग कंपलसरी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि याद करना बहुत जरूरी है। आप सेट लगा सकते हैं, सेट तो लगाए तो उसमें थोड़ा आपको हेल्प मिल ही जाएगा, बट मेरे हिसाब से आप लोग, ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग मीनिंग और पहले हिंदी इसका जानना कोशिश किए। जितना आप मीनिंग याद रखिएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। बिना मीनिंग याद करे कोई भी चीज नहीं बनता है, ठीक है? वो वेदर आपका ट्रांसलेशन ही क्यों ना हो, मीनिंग तो आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो पहला आपका कॉटियस। कॉटियस का मतलब पहले पता करें कि क्या होगा, तभी तो पता कर सकते हैं। तो बात करते हैं कॉटियस। कॉटियस का मतलब होता है सतर्क होना, सावधान होना, बी केयरफुल होना। बोलते हैं ना, बी केयरफुल, सावधान रहो, सतर्क रहो, एकदम अलर्ट रहो जिसको बोलते हैं, ठीक है? एकदम मतलब सतर्क होना, हर एक चीज के लिए एकदम कॉन्फिडेंटली उस चीज को काम करना, एकदम सतर्क पूर्वक, ठीक है? केयरलेस होके नहीं, केयरफुल होके। तो पहला आपका डिस्क्रीट, डिस्क्रीट ऑप्शन नंबर ए गया, ठीक है? कॉटिस का मतलब क्या हो गया? सतर्क, सतर्क बोल सकते हैं, ठीक है? नेग्लिजेंट, ये जी बिल्कुल सही है। नेग्लिजेंट का मतलब होता है सतर्क, ठीक है? सावधानी से। नेग्लिजेंट का मतलब होता है सावधानी से। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। कॉटियस का मतलब होता है सतर्क, और नेग्लिजेंट का मतलब होता है नकारना, ठीक है? एक सतर्क, केयरफुल होना, और एक केयरलेस होना, उसी को बोलते हैं नेग्लिजेंट। इसकी जगह पे आप केयरलेस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है? नेग्लिजेंट हमें ऑप्टिस होता है। प्रूडेंट गया, और अलर्ट का मतलब भी होता है, क्या होता है? सावधान। तो ऑप्शन नंबर डी गया, बी गया और ए गया, और बच गया ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं नेग्लिजेंट, जिसको नेग्लेक्ट कर देना, उसको पूरा सीरियस नहीं लेना काम को, जो कि केयरलेस हो जाना, ठीक है? कोई भी काम को। और आपका कॉटियस मतलब क्या होगा? केयरफुल होना, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है चलो देखते हैं इसको। आपको मैं टाइम दूंगा कुछ जहां पे देना होगा, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पे। तो 4 पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास 3 गो क्वेश्चन है, और इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहली बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स आते कहां से? तो फिल इन द ब्लैंक्स कोई कंपलसरी नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे आउट ऑफ सिलेबस नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स कम से कम मेनली प्रीपोजिशंस ज्यादा बन जाते हैं, वो भी एडवांस में, क्योंकि मैंने भी जितना कराया एडवांस का प्रीपोजिशन बहुत लड़ा है। ये प्रीवियस ईयर का इसमें एक एडवांस है, एडवांस प्रीपोजिशन है, ठीक है? तो नाउन से कभी कभी बन जाता है। मोस्टली आपका प्रीपोजिशन से थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट वहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन। और फिल इन द ब्लैंक्स बात करें तो आपका लमसम एडजेक्टिव और एडवर्ब से आई थिंक बनेगा, कमी बनता है, और नाउन प्रोनाउन से भी कमी बनेगा, ठीक है? तो कुछ आइडिया नहीं कर सकते, बट मैं ज्यादा बोलूँ तो कंजक्शन और प्रीपोजिशन, ये ऐसे ऐसे आपके चैप्टर है। और एक आर्टिकल, ये ऐसे चैप्टर है जिसके अंदर थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स पूछने का या बोल सकते हैं आपका चांस ज्यादा है, ठीक है? तो 3 सवाल है, मैं तीनों के लिए आपको टाइम दूंगा कुछ सेकंड के लिए, फिर हम इसको बनाएंगे। तो पहला सवाल है, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, फटाफट इसको बनाइए, फिर हम आगे इसको करते हैं, ठीक है? ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। चलिए फास्ट। चलिए, हो गया टाइम, आप देखते हैं अब। तो 4 क्वेश्चन था हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिल करना है एप्रोप्रिएट ऑप्शन, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन से। चलिए, तो पहले क्वेश्चन क्या है समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देयर इज नो ब्लैंक इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। क्या है कि देयर इज नो ब्लैंक, क्या है? नहीं है, इन द कंटेनर
फॉर द वाटर टू फ्लो। तो बात हुई यहाँ पे कंटेनर की, तो कंटेनर एक वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है, एक आपका स्पेस लेता है, ठीक है। अब कंटेनर मीन्स होल, जैसे क्या कंटेनर क्या होगा, फुल्ली सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो उसके अंदर तो होल होगा, होलो होगा। तो पहला आपका इंक है, तो देर इज नो इंक इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। अच्छा मुझे ये बताइए कि कंटेनर में इंक होगा तो क्या वाटर निकलेगा, तो पहला ऑप्शन तो पहले गया। अगर इंक भरा जाएगा तो इंक ही निकलेगा ना, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही चला गया, कॉमन सेंस से। दूसरा बात है, देर इज नो रूम इन द कंटेनर, कंटेनर के अंदर रूम कम से बनने लगा, ठीक है, तो पार्टीशन बोल सकते हैं बट रूम तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी गया। देयर इज नो आउटलेट इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो, जी ये हो सकता है, पहले ऑप्शन नंबर डी भी देख लें एक बार, ठीक है, ये हो सकता है। डी देखते हैं, देयर इज नो स्केप इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। एस्केप का मतलब होता है चीजों को छोड़कर भाग जाना, ठीक है, तो इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए भी नहीं बनेगा, ठीक है। बच गया ऑप्शन नंबर बस सी। और ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन नंबर सी क्यों हुआ है, तो बहुत बच्चे आउटलेट का मतलब नहीं जान रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि जैसे कि बात करें, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, यहाँ पे, और इस स्ट्रक्चर में मैंने दो साइड से होल कर दिए। अब ये जब होल हो गया, ये होलो हो गए पूरे अंदर से खोखले। अब ये खोखला के हिसाब से अगर इस कोई भी होल में, कोई भी पाइप में, समझ लो कि ये पाइप है आपका, कोई भी होलो शेप स्ट्रक्चर में या पाइप में जब कोई भी आपका लिक्विड या गैस, ठीक है, लिक्विड या गैस पास होता है, उसी को बोलते हैं आउटलेट। क्या बोलते हैं, आउटलेट। कब, जब कोई होलो लाइक स्ट्रक्चर या कोई भी पाइप में जब पास होगा या कंटेनर से पास होता है, उस पासिंग को ही बोलते हैं आउटलेट। अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया, आपका आउटलेट, ठीक है, ठीक है, आउटलेट। तो आउटलेट यहाँ पे लिखिएगा, तो देयर इज नो आउटलेट, देयर इज नो आउटलेट इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो, ठीक है, बन गया, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ही इज डिसेंडेंट ब्लैंक द मुगल रॉयल्टी, क्या है, ही इज डिसेंडेंट ब्लैंक द मुगल रॉयल्टी। अब मुझे बात बताइए कि आप लोग जितने भी प्रीपोजिशन पढ़े हैं, तो डिसेंडेंट एक आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, डिसेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल, एक्सीडेंट्स, ठीक है, ये जितने के साथ इन लगता है, वर्ड लगता है, डील लगता है, डील के साथ विद कब लगेगा, डील के साथ एड कब लगेगा, एंग्री के साथ विद कब लगेगा, एंग्री के साथ एड कब लगेगा, ये सारे प्रीपोजिशन, ये सारे प्रीपोजिशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रीपोजिशन का क्लास इस चैनल पे नहीं हुआ है, तो मैं इसको बहुत अच्छे डिटेल में एक बार एक क्लास में पूरा वीडियो बनाऊंगा, वहां पे देख सकते हैं। बट ऑलरेडी अब जहां पढ़े हैं, तो आई थिंक फिक्स पोजिशन तो आपने पढ़ा होगा। तो डिसेंडेंट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके साथ एक और प्रीपोजिशन हमेशा लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही फोर, ना ही बी, ना ही टू, चाहे ना ही इन। इसका मतलब समझ पाए कि जब भी हम फिक्स प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो बाबू, तो वहां पे हमें याद ही करना पड़ेगा, चाहे तो आप रट्टाफिकेशन करिए या मर्मरिंग करके याद करिए, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा। कम से कम 100 से 100 नहीं, 100 बहुत हो गए, कम से कम 40 से 30 आपको याद करना है कंपलसरी, तभी क्वेश्चन लड़ेगा। अगर बात करें, ठीक है, तो डिसेंडेंट के साथ ऑफ लगता है, याद रखिएगा और उसको बनाइएगा, ठीक है, चलिए ये कम से कम याद रखिएगा। इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है, द इंसिडेंट मेड अ ब्लैंक इंप्रेशन ऑन करण, जो कि प्रभाव हुआ, इंसिडेंट हुआ, वो बहुत ही बड़ा इंप्रेशन छोड़ दिया किस पे, करण पे। छोड़ने का मतलब होता है उसकी छवि पे छोड़ना। तो बात करते हैं ऑप्शन पे, पहला आपका फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब तक बात है, तो पहला ऑप्शन नंबर ए गया। तक तो थोड़ी जगह उसके इंप्रेशन, वो भी एक्सीडेंट से नहीं, बिल्कुल। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट मतलब सही होता है, बट इसके परफेक्ट नहीं लगेगा ना। मेड अ परफेक्ट इंप्रेशन कलर, सॉरी करण, द इंसिडेंट मेड अ परफेक्ट इंप्रेशन, इंप्रेशन इंसिडेंट से कलर कैसे करेगा, वो बताइए। इंसिडेंट जो होगा आपका, जो भी इंसिडेंट होगा, वो की कलर क्या, सॉरी परफेक्ट कैसे करेगा। परफेक्ट का मतलब होता है इंसिडेंट हुआ तो कोई खतरनाक स्थिति हुआ होगा, ये ठीक है, या गुमराह बोल सकते हैं, खतरनाक स्थिति या कुछ एक्सीडेंट में आदमी उदास होता है, तो वहां पे परफेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी गया। राउंडेड का मतलब होता है गोल आकार, तो ये भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं होगा। बच गया ऑप्शन नंबर डी, डीप। डीप का मतलब होता है गहरा प्रभाव। अब मुझे बताइए कि किसी का एक्सीडेंट होगा तो क्या परफेक्ट प्रभाव होगा, नहीं, उस व्यक्ति पर गहरा प्रभाव छूटा होगा, जो चीज उसके सगे गए होंगे, चाहे रिलेटिव गए होंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या पड़ जाएगा, द इंसिडेंट मेड अ डीप इंप्रेशन, ठीक है, उस करण पे गहरा प्रभाव छोड़ा गया, डीप इंप्रेशन ऑन करण, ठीक है, क्लियर हुआ। आई थिंक इसमें से आपने दो दो सक्सेसफुली बना लिए होंगे, ठीक है, आशा करता हूँ कि थोड़ा प्रिपोजिशन हार्ड था, जो याद होगा तभी बनेगा, ठीक है। तो आपके 3 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, क्या है,
सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इसके अंदर अंडरलाइन सेगमेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे अंडरलाइन पेज की किसी की बात हो रही, ये रहा ओनली मी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंदर जो आपका ये सेंटेंस है, इसके अंदर जो ओनली मी अंडरलाइन किया गया है, उस ओनली मी को रिप्लेस करना है कि एज इट इज ऐसे रखना है। तो बात करें, ये कैन तक रहेगा। बात करें तो जो ओनली मी कैन है, इसको रिप्लेस कैसे करेंगे? तो बात करें बाबू कि ओनली होता है, ओनली एक ऐसा शब्द है जो कि ओनली आपका कंजक्शन भी है, ठीक है, याद रखिए, कंजक्शन भी है, एडवर्ब भी है, ठीक है, एडवर्ब भी है, और बात करें एडवर्ब भी है, और आपका ये एडजेक्टिव भी है, ठीक है, एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव है। ओनली तीन चीज है, ठीक है, ओनली तीन चीज है। अब बात करें हम लोग, तो ओनली के बाद जो मी आया है, तो क्या सुटेबल है? और अगर आप ग्रामर भी नहीं पढ़े होते, तभी भी क्वेश्चन को अटेंड कर लेते। कभी आपने सुना ओनली मी? ऐसा नहीं होता। ओनली आई, ओनली मी कैन नहीं, ओनली आई कैन, ओनली आई कैन एबल टू डू दिस बोलते हैं ना, ओनली मी कैन एबल टू दिस नहीं बोलते। मी क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ओनली है, कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव आता है। क्लियर हुआ? तो ओनली मी नहीं होगा, ओनली आई कैन होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर डी गया। यहाँ पे ओनली मी गुड था तो हो नहीं सकता था, अब मी कैन ओनली था तो हो नहीं सकता था, क्योंकि समय मी नहीं है और इंप्रूवमेंट का केस तो बनता ही बनता। तो ओनली आई कैन कंप्लीट हो गया। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 6 से आपका पहला आपका करेक्टली वर्ड है, दूसरा सिनोनिम्स है, तीसरा आपका सब्स्टिट्यूशन है। तब पहले आप दे दो करिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इसको फटाफट टाइम देते हैं, फिर मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है? चलिए फास्ट बनाइए, टाइम शुरू हो गया। चलिए, आई थिंक आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। चलो देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या था और क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन हमारे हमारे पेज नंबर 3 पे है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या है इसमें से? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिया है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। चलो देखते हैं। तो करेक्टली ढूंढना है ना, तो बात करें जिलिसली, ज्यूलस, ज्यूलस, ठीक है, तो ज्यूलसी जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गया, ठीक है, ये करेक्टली नहीं है, इनकरेक्टली है, तो ये काट ही देंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है, तो ये करेक्टली नहीं, इनकरेक्टली ये भी गया। मिनिएचर और बचा आपका करप्ट। करप्ट की स्पेलिंग भी गलत है बाबू, करप्ट CURUPT होता है। करप्ट मतलब ही कि आप बोल सकते हैं क्या, घूसखोर या घूस लेने वाले, करप्ट सिस्टम। डी गया, ऑप्शन नंबर डी बच गया आपका। जो मिनिएचर, मिनिएचर क्या होता है? मिनिएचर, मिनिएचर का अगर स्पेलिंग देखिए तो मिनी, MINE, मिनी एचर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मिनिएचर आपका सही है। आपका ए, सी और बी कट गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिएगा। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें सिनोनिम्स बताना है। अब बात करते हैं पहले इसका मीनिंग की। जब तक मीनिंग नहीं पता तक हम कैसे बता सकते हैं? तो पहले ऑब्वियस का मीनिंग समझेंगे कि ऑब्वियस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ओवियस, ओवियस क्या होता है? ओवियस का मतलब होता है स्पष्ट, कोई काम को क्लियरली स्पष्ट रखना, माइंड से स्पष्ट करना, उसी को बोलते हैं ओबीएस, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओबीएस। अब स्पष्ट का क्या होता है? क्लियर याद रखिए, क्लियर समझ रहे हैं ना? या तो इस वर्ड क्लियर याद रखिए, क्लियर का वही होता है, स्पष्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब हम इसका सेम एग्जैक्ट वर्ड ढूंढना है, ठीक है, सिनोनिम्स ढूंढना है। तो अगर बात करें तो फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, तो इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। स्पष्ट और लचीला में कोई भेदभाव लग रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत है। वैग, वैग का मतलब होता है अनक्लियर, जो कि साफ साफ ना दिखे, उसी को बोलते हैं वैग। ये तो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, ये भी गया। वेरियस मतलब प्रकार होते हैं, इसमें भी कोई स्पष्ट नहीं दिखाया जा रहा है। और एविडेंट, जी बिल्कुल हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है एविडेंट, कैंडिड, आपके एक्सपंड, ये जितने सारे वर्ड हैं इसका मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ठीक है, एकदम सबसे। वैग, नेबुलस नहीं, क्लियर, ठीक है। नेबुलस का मतलब होता है स्पष्ट, नेबुलस याद रखिएगा, नींबू का कैसा होता है? स्पष्ट होता है। नेबुलस मतलब स्पष्ट, अनक्लियर बोल सकते हैं, वैग बोल सकते हैं, ठीक है।
और इसको और इनप्यूरिफाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद आ जाएगा। चलो, तो ये एविडेंट हो गया, इसका मतलब होता है क्या होता है, स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। कैंडिड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा CANDID, कैंडिड, ठीक है। कैंडिड का मतलब भी होता है स्पष्ट। अब मैंने कैंडी से कैसे याद किया था, कैंडी बेचने वाले कैसे होते हैं, ईमानदार, ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया था, कैंडिड, CANDID। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और हाँ, जो आपका पहला है वन हु कांट स्पीक, तो बहुत इजी है, एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। वन हु कांट स्पीक, वैसा व्यक्ति जो कि बोल नहीं पाता उसको क्या बोलते हैं, गूंगा। जो देख नहीं पाता है अंधा, जो सुन नहीं पाता है बहरा। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पहले आपका बीवी, बीवी, ठीक है, बीवी ऑप्शन नंबर ए गया। क्वाइट, क्वाइट ऑप्शन नंबर सी गया, मतलब शांत बोल सकते हैं। ऑर्फन समझते हैं, ऑर्फन ऑप्शन नंबर बी गया। ऑर्फन का मतलब था अनाथ, ना कि नहीं बोल पाता। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, डंप, डंप मतलब होता है गूंगा। डेफ मतलब होता है बहरा, और ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा एक बार, यह कभी काम देगा। जो आपका DOMP हो गया डंप, एक होता है ब्लाइंड, ठीक है, और एक होता है डेफ, DAAF, डेफ, ठीक है। तो डम मतलब हो गया आपका गूंगा, ठीक है। ब्लाइंड मतलब हो गया आपका अंधा, ठीक है। और डीफ मतलब हो गया बहरा, बहरा चाहे बहरा बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो डेफ जो सुन नहीं पाता, और ब्लाइंड जो देख नहीं पाता, और डम, इसको डंप नहीं बोलेंगे, डम बोलेंगे, ठीक है, डम। जैसे थंप होता है ना, थंप बोलते हैं, थंप नहीं बोलते, पी साइलेंट होता है इसके अंदर, उसके अंदर इसका बी साइलेंट होता है, खाली डम बोला जाता है, डम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ कुछ प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना चाहिए हमारा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग फॉर्म को फार्म बोल देते हैं, कॉन्टैक्ट को कंट्रैक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सुधारना हमें लिए जरूरी है, क्योंकि पर्सन से रिलेट करने में थोड़ा आसानी और कुछ नर्वस फिटनेस फील नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से स्पष्ट बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में स्पेशली अच्छा प्रोनाउंसिएशन करिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आ रहा है उसको तो अच्छा बोल सकते हैं ना। तो कुछ बहुत सारे वर्ड जो बच्चे गलती कर देते हैं, जिसके अंदर साइलेंट होता है। चलिए तब आ जाते हैं आपका सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसके अंदर सिनोनिम्स चलेंगे। सिनोनिम्स क्या होता है बाबू, सेम वही बात एग्जैक्ट बोला गया हो, ठीक है, जो सेम मीनिंग होता है उसी को बोलते हैं सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम। चलिए तो पहला आपका ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है बाबू, पहले वो जानेंगे कि होता है क्या इसका मतलब। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है स्पष्टवादी, क्या होता है, स्पष्टवादी, और कुछ स्पष्ट तरीके से सोचता हो, ठीक है। स्पष्ट, इसमें आपने अभी देखा, स्पष्टवादी को बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, जो कि सोच स्पष्टवादी रखता है, ऑनेस्टली कोई चीज को रखता हो, ऑनेस्टली, अच्छा अपने ऑनेस्टली हो, ईमानदार हो, और ईमानदार पूर्वक काम भी करता हो, ठीक हो, उसी को बोलते हैं स्पष्ट। पहले आपका क्रिटिक, क्रिटिक ऑप्शन नंबर ए गया। डिस्टिंग, डिस्टिंग अब सब समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी गया। पेसिमिस्ट ऑप्शन नंबर बी गया। बच गया ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट का मतलब भी होता है आइडियस, सोचना, सोचने का तरीका, नजरिया बदल देना, ऑनेस्टली बात सोचना, ठीक है, जो कि ईमानदार, स्पष्ट तरीके से, ना कि अस्पष्ट तरीके से, उसको बोलते हैं आइडियलिस्ट। और उसको ऑप्टिमिस्ट भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्पष्टवादी, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, ऑप्टिमिस्ट का मतलब स्पष्ट, स्पष्टवादी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंस केयरफुली, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसके अंदर भी अंडरलाइन सेगमेंट है, तो आप ये गर्ल यहाँ कर लीजिएगा, लॉसेस हर डॉल को अंडरलाइन कर दिए जो कि छोटा था। चलिए तो सिलेक्ट द करेक्ट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन वर्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर 4 में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, और जो कि अंडरलाइन सेगमेंट है उसको सही करना है। अब देखिए, अब थोड़ा थोड़ा एग्जाम को एरर की कंडीशन में इसको हल्का किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो एरर पूछा जाता था वो स्लैश स्लैश करके एरर पूछता था, जो कि अब थोड़ा थोड़ा राहत मिल रही स्टूडेंट को। इंग्लिश के लिए बोल रहा, खाली इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट नहीं। अब इंग्लिश में थोड़ा राहत इसलिए मिल रहा है कि हमें पहले ही अंडरलाइन करके दे दिया जा रहा है कि कहाँ पे गलती है, अब आपको खाली सुधारना है। तब उतना तो कर ही सकते हैं, रेदर देन आपको ढूंढना पड़ता था स्पॉटिंग एरर में। तो थोड़ा वो उससे थोड़ा राहत हमें मिल गया, थोड़ा आराम भी हो गया, ठीक है।
तो इसके ना बात करें तो आपका ये जो अंडरलाइन वर्ड है जिसको बोला गया लॉसेस हर डॉल, इसको मैं थोड़ा अच्छे से सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका पूरा बॉक्स में हो गया ये अंडरलाइन डॉल्स। चलिए, तो ये है लॉसेस हर डॉल, तो इसको सही करना था। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर ले, क्या कहता है। क्वेश्चन है व्हेन द लिटिल गर्ल लॉसेस हर डॉल शी बिगेन टू क्राई। तो बात करना पे बिगिन, बिगेन और बिगन, तीन फॉर्म होता है। बिगिन शुरुआत करना, बिगेन और बिगन होता है। बिगन मतलब बिगन, BUGUN, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, और ये तो सेकंड है, बट एक क्वेश्चन आप हिंदी कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा। कि बात करें कि व्हेन द लिटिल गर्ल्स लॉसेस हर डॉल शी बिगेन टू क्राई। जब लिटिल गर्ल ने अपने गुड़िया खो दी थी तब वो रोने लगी थी। रोने मतलब कि हाँ, तब वो रोने लगी थी। इसका मतलब क्या है, बात पास्ट में ही चला गया। अब पास्ट में चला गया तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, लॉसेस आपका गलत है, लॉसेस को हटा के लॉस्ट करना पड़ेगा। लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे लॉस हर डॉल था, ऑप्शन नंबर ए गया। यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट का केस हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी गया। लूजिंग है, आईएनजी का फॉर्म है, डी गया। और बच गया ऑप्शन नंबर डी, लॉस्ट हर डॉल। तो यहाँ पे आपको लॉसेस करना है, लॉस हर डॉल को काटना है और क्या कर देना है, लॉस्ट हर डॉल। और एक और आपको हिट ट्रिक बता देता हूं कि जब भी वैन आ जाए तो वैन से आप समझिए कि बात तो पहले ही बोली गई हो, ठीक है। बोलते हैं ना कि जब मैं, वैन, वैन का मतलब कभी होता है, कब या जब, आरएसएस में। तो वैन जहां भी दिख जाए इसका मतलब बात बोल दी गई होगी, तो आगे आपको पास से लेके चलना है। और ये अगर सेंटेंस में छोटा था इसलिए हिंदी कर पाया ना, बड़ा होता तो आप हिंदी नहीं कर पाते। अगर करने वाले बच्चे कर लेते हैं, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और मेरा ये पैटर्न है कि मैं इंग्लिश सिखाता हूँ विदाउट हिंदी, बिना हिंदी करे इंग्लिश सीख जाओगे आप लोग, ठीक है। तो व्हेन द लिटिल गर्ल लॉसेस हर डॉल नहीं, लॉस्ट हर डॉल शी बिगन टू क्राई, ठीक है। यहाँ पे बात पास्ट में थी, वहां पे पास्ट पास्ट में होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। तो जी क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, चूज द, क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसके अंदर क्या है, हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, करेक्टली याद रखिए। तो बात करें आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, जी एक्सट्रैक्ट की बात करें तो एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, तो ये तो बिल्कुल हमें करेक्टली ढूंढना है, बिल्कुल सही है। लग्जीरियस मतलब होता है आरामदायक, तो डी गया। लग्जीरियस बस, लग्जीरियस ट्रेन होते हैं लग्जीरियस, ठीक है। इंडिविजुअल की स्पेलिंग गलत है, एक मिनट, इंडिविजुअल भी सही है, गलत नहीं है, यहाँ पे ई होना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका सही है। और पर्स आपका जो गलत है, आई होना चाहिए पहले, पहले ई नहीं होगा। तो इंडिविजुअल भी सही है, और आपका एक्सट्रैक्ट भी, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कोई चीज को निकालना, इंडिविजुअल मतलब कि एक एक, अनेक, एक एक नहीं, एक एक पर्सन को बोलते हैं इंडिविजुअल्स। तो दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, दोनों आपका सही था बिल्कुल, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, आई और ई छूट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सट्रैक्ट और इंडिविजुअल कर लीजिएगा। चलिए 3 हुआ। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। क्या है कि इसके अंदर पार्ट दिया गया है और अब इसके अंदर हमें ढूंढना है, ये अंडरलाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये अंडरलाइन नहीं है, अब इसके अंदर ही ढूंढना पड़ेगा हमें एरर। तो पहला जो सवाल है, पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। क्या है, पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट, क्या है, क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर, ठीक है, ऑफ द टू सिस्टर्स। दो चीजों से पल्लवी जो है बहुत क्लेवरेस्ट है। तो बात करें, क्वेश्चन है आपका एडजेक्टिव का, मैंने कैसे पकड़ा, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, आप भी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। क्लेवरेस्ट जब एडजेक्टिव में ही पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया कि आपका एडजेक्टिव का, जब आप लेसन पढ़ लोगे तो आपका माइंड खुलना चालू हो जाएगा। तो क्लेवरेस्ट की बात करें तो क्लेवरेस्ट जब भी कंपेयर करते हैं बाबू, तो कंपेयर करने के मतलब टू सिस्टर से कंपेयर किया गया है, टू सिस्टर से कंपेयर किया गया है, दो से ज्यादा पर्सन से कंपेयर किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ बात करें तो द क्लेवरेस्ट आया है जो, इसके लिए सुटेबल नहीं होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका सी। आ रहा समझ में बात, डी गया, बी गया, ए गया। जो क्लेवरेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री हो गया, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद द मोस्टली में ही लगेगा, ज्यादा में नहीं लगेगा। तो पल्लवी इज क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर, ना पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट, ठीक है। द का प्रयोग नहीं होगा, तो क्लेवरेस्ट में द नहीं हो लगेगा, इसलिए क्लेवरेस्ट हटा और आपका लग गया नॉन एरर, नॉन एरर नहीं, ऑप्शन नंबर सी, जबकि द क्लेवरेस्ट आपका गलती था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 में नहीं 12 में ही आगे करते हैं, देखते हैं 12 क्या कहता है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा 12 क्वेश्चन, कि आइदर ऑफ द बुक्स विल मेट माय रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो एक सेंटेंस पकड़ने का जरिया है मेरा, वो है आइदर ऑफ।
मैं आइदर ऑफ से आगे पकड़ लूंगा कि एरर क्या है, क्योंकि ये ही तो ट्रिक है। आप आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, तमाम ऐसे वर्ड हैं जो कि आगे रूल बनाता है। प्रोनाउन में भी पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ना पड़ता है, कंजक्शन में भी पढ़ना पड़ता है। तो आप पढ़िएगा तभी बनेगा, बिना पढ़े तो कुछ हो नहीं सकता। तो आइदर ऑफ एक ऐसा चीज है बाबू कि आइदर आइदर आता है दो के लिए, कितने लिखे दो के लिए, वो तो बात की बात है। आने वाला अगला जो प्रोनाउन होगा, आइदर ऑफ की बात करो, ऑफ होगा तभी आने, क्योंकि अगर ऑफ नहीं होगा खाली आइदर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर और सब्जेक्ट भी सिंगुलर। जैसे ही ऑफ लग गया तो यहाँ पे खाली सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, बाकी वर्ब आपका सिंगुलर रहेगा और इसमें देर का प्रयोग नहीं होता। तो देर तो दूर दूर तक नहीं है, देर छोड़ दीजिए। आइदर ऑफ की बात करें तो आइदर ऑफ द बुक्स, बुक आपका एक नाउन है जो कि प्लूरल कंडीशन में ऑलरेडी है, कोई गलती नहीं। बट यहाँ बात करें तो विल मेट है, ठीक है, विल मेट है, तो हमें सिंगुलर चाहिए था ना, विल तो आपका बात करें प्लूरल, तो विल कट गया और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया गलती, जो डी और बी सही था। आपका ऑप्शन नंबर सी में गलती है। सी विल क्या है, विल मेट माय रिक्वायरमेंट, ठीक है, विल नहीं लगेगा यहाँ पे, याद आ रहा है आपको, समझ में आ गया, विल मेट नहीं लगेगा। वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, याद रखिएगा आइदर ऑफ के बाद, आप समझ पा रहे हैं बाकी। चलिए तीसरा सवाल है, माई माई ब्रदर ब्रॉट अ फ्यू राइस वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। वाह, पहले ये सामने सामने झलक रहा है, अ फ्यू राइस। अच्छा मुझे आप बताइए, जब चावल उसका कौन है, माई ब्रदर, उसका जो भाई है, वो चावल मार्केट से लाया होगा तो थोड़ा सा उठा के लाया होगा, मतलब चखने के लिए लाया होगा, चखना था उसको, नहीं ना। चावल फ्यू चावल का मतलब कि इतना सा, फ्यू थोड़ी होगा। फ्यू मानते हैं कि काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल के लिए आता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है, लेकिन फ्यू बात करता है अफ्यू को होगा, अफ्यू का मतलब इतना सा। एंड फिर द फ्यू की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लोकता है क्वांटिटी, तो द फ्यू होना चाहिए, अफ्यू नहीं होना चाहिए था, जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी में। तो अफ्यू राइस नहीं होता, ठीक है। मैंने लिटिल अफ्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, जैसे कि लिटिल कब लगाते हैं, द लिटिल कब लगाते हैं, अ लिटिल कब लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि अ लिटिल कब लगाएंगे, लिटिल कब लगाएंगे जब छोटा सा मात्रा हो, अ लिटिल कब लगाएंगे जब ओकरा से थोड़ा सा अधिक मात्रा हो, और द लिटिल कब लगाएंगे थोड़ा ज्यादा झलक के। जैसे कि बॉटल की बात करें, इसके अंदर पानी आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, पानी जो पीने लायक हो, एकदम लगे कि हाँ नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पे लीटर लगाओगे। अब लगता है कि हाँ इसको हल्का सा पिया जा सकता है, तो आप अ लीटर लगाओगे। और लग रहा है कि हाँ पीने लायक है, या पीने लायक तो है, पीने के लिए है, हम इतना काफी है, तो वहाँ पे द लीटर लगाएंगे। वो सोचने का निर्भर है, तो ये जो फ्यू भी है उसके हिसाब से द फ्यू होना चाहिए, अफ्यू नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये भी गया। अब आते हैं 13 पे, 13 देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या है। तो 13 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। वापस इडियम आ गया, तो चलिए इडियम क्या है पढ़ते हैं इसको। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मुझे याद है क्या है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसका मतलब होता है जो रियली में होता है उसी को बोलते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उस तत्व का सही पदार्थ है। पदार्थ मतलब कि मैटर मतलब झगड़ा या कुछ आप बोल सकते हैं मसला जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो तत्व का सही मसला है, मसला का सही तत्व, उसी को बोलते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये रहा पहला ऑप्शन नहीं दिया है, एक्चुअली एज इट हैपन। एक्चुअली एज इट हैपन का मतलब होता है जो कि सही में यही चीज हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, टू सीज अ गुड अपॉर्चुनिटी, सीज मतलब होता है सीज करना, ठीक है, सीज मतलब समझ रहे ना, जब्त करना। टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, नहीं छोड़ना त्यागना नहीं। जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, नहीं आखिरी पड़ाव का आखिरी मोमेंट जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी गया, बच गया ऑप्शन नंबर ए, एक्चुअली एज इट हैपन, जो कि यही बोला जाता है ना कि यही हुआ है, उसी का इडियम होता है एज अ मैटर एज अ फैक्ट, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। चलिए याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान दीजिएगा। 14 क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स। वापस एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स देख लीजिए क्या है। ये एंटोनिम्स है और ये आपका वर्ड है, और हम सब एमटीएस बना रहे हैं। तो आपका जो है आप क्या बोलते हैं, हाँ ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल क्या होता है, तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। क्या होता है, शांत, शांत, ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत। मैंने ऐसे याद किया था। और ट्रैंक्विल, अब काम चलते हैं। कूल मतलब ये होता है शांत, बोलते हैं ना कूल, काम मतलब भी शांत, पीसफुल मतलब एकदम शांत। और ऑप्शन जो बच गया आपका डी, स्टॉर्मी मतलब बवंडर मचा दिया है। ये कोई काम को एकदम बोलते हैं ना कि सर पे उठा लिया है, स्टॉर्मी बन गया, उसी को बोलते हैं स्टॉर्मी। शांत नहीं होना, अशांत होना, ठीक है, एक मिनट, शांत नहीं होना, अशांत होने को बोलते हैं स्टॉर्मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गया, ए गया और सी गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉर्मी कर लीजिएगा, मतलब कि उत्पाद पहचान देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टॉर्मी। 15 देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स।
अब फिर द ब्लैंक्स वापस आए, देखते हैं कि ही ब्लैंक डन इट। अच्छा, डन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर प्रेजेंट की बात करें तो हैज आना चाहिए, और पास्ट की बात करें तो हैड आना चाहिए। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे पहले हमारा शुड हैव बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जो कि है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गया। शुड हैड नॉट, शुड हैड नॉट अभी तक लेके चलते। अगर बात करें नॉट की, तो नॉट में पहले क्या आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर सी भी गया। हैड आ सकता था, कोई गलती नहीं। यहाँ ही बात करें, ये रहा शुड नॉट हैव, जी बिल्कुल ये सही होगा, ये नहीं होगा शुड नॉट हैड, क्योंकि शुड आपका एक मॉडल्स है और नॉट जो है नॉट इस तरह से लिखेंगे, प्रिपरेशन फॉर्म में लिखेंगे। और हैड आपका है वो आपकी फोर्थ फॉर्म, बोलते हैं ना हैड, हैव, हैविंग, हैव हैड होता है ना, हैव हैज हैड हैव हैविंग होता है, वो आपकी फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गया, बच गया ऑप्शन नंबर बी, शुड नॉट हैव डन इट। तो ही शुड नॉट हैव डन इट होगा, नहीं ठीक है, ना कि हैड नॉट। ठीक है, हम पता नहीं कर सकते कि वो पास्ट के चला के प्रेजेंट, तो बात तो हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, इसलिए हमने हैव को चुना, हैड को नहीं। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हैं अपने लास्ट पैराग्राफ में। चलिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। वापस अंडरलाइन सेगमेंट, इसका अंडरलाइन किया नहीं गया है, तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं, और अंडरलाइन ये है बाबू, सिंस। अब चलो देखते हैं कि मिस्टर कंसल हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 10 इयर्स। तो कि मुझे ये बताइए कि क्या ये सिंस के साथ 10 इयर्स बिल्कुल सही है? जी सही तो नहीं है। अगर डेट, ईयर, मॉन्यूमेंट, सेंचुरी अगर फिक्स नहीं है तो वहां पे 4 लगता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आपका कोई डेट ही नहीं फिक्स है तो वहां पे सिंस क्यों लगाइएगा? अगर जैसे बिस्लरी के बोतल में लिखा रहता है सिंस 1969, तो उस 1969 से बन रहा है, अभी तक चलते आ रहा है, इसलिए वहां पे सिंस लगा। तो ये नहीं लिखा था कि 4 1969, तो जहां पे डेट पे स्पेसिफाई है तो वहां पे सिंस लगता है, 4 नहीं। अब यहाँ पे जो बात करें तो 10 इयर्स की बात हुआ है, 10 साल तक बोला गया है, ये नहीं कंफर्म नहीं है, 10 साल के लिए यहाँ पे सिंस लगेगा, 4 लगेगा, तो सिंस गया और 4 कर लीजिए, अंटिल भी गया, नो इंप्रूवमेंट, और फ्रॉम गया। अब एक एक ट्रिक बता देते हैं, टाइम के साथ कभी भी आपको एस दिख जाए और टाइम के साथ कभी भी एस ना दिखे, एस दिखे या वैस ना दिखे, तो जहां पे एस दिखता है आपको वहां पे सिंपल 4 लगा दीजिए, और टाइम के साथ जहां एस नहीं दिखेगा वहां पे सिंस लगा दीजिएगा। ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, या उतार लीजिएगा कॉपी में, जो कि काम देगा आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही मस्त है, देखते हैं क्या है। ये आपका पैसेज, पैसेज जो कि बहुत ही थोड़ा डिफरेंट होता है, क्या है देखते हैं किसके बारे में है। तो पहले मैं रीड करूंगा इसको, क्योंकि मैं हर वीडियो में ऐसे ही पहले रीड करता हूँ फिर समझता हूँ। The quick thinking of an animal lover saved the life of a turtle who had a fishing hook and a safety pin. The female turtle was the street of the Mumbai by the animal lover, took it to the vet and X-ray. The presence of a sharp object is to be stomach. The turtle was operated open successfully. इसका मतलब क्या है? ये पूरे पैराग्राफ में एक जानवर की बात की गई हो और बात किया गया हो उस व्यक्ति जहाँ के उसे एक्सीडेंट हो गया है उस जानवर का, और इसका नाम है टर्टल। टर्टल को कैसे सेव करना है और कैसे बचाना है उसके अंदर दिया है। चलो अब इसको अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगते हैं। तो पहला आपका द क्विक थिंकिंग ऑफ एन एनिमल लवर सेव्ड, सेव्ड के बाद वन लाइफ ऑफ द, एक ही टर्टल की बात होगा, नहीं वन गया, एक टर्टल की बात थोड़ी करें हम लोग कर रहे हैं बहुत सारे टर्टल की बात। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन ए गया और वन गया। बात करते हैं एन, तो एन लगता जब लाइफ नहीं अ आई वाला प्रोनाउंसिएशन होता तो एन लग सकता था, जो कि एन लगे। बात करें आपका द और ए, द हम स्पेसिफिक बहुत सारे टाइटल की बात कर रहे हैं, और एक प्रोफेशनल पोस्ट के लिए जो आता है यहाँ पे द लाइफ हो जाए, क्योंकि लाइफ के साथ हमेशा द आर्टिकल यूज होता है, अ भी नहीं होगा। ठीक है, अ लाइफ नहीं होता, द लाइफ होता है, बोलते हैं ना द लाइफ ऑफ पीपल, द लाइफ ऑफ मिलियनर, अ लाइफ ऑफ पीपल, अ लाइफ ऑफ मिलियनर नहीं होता, मिलियनर मतलब कि करोड़पति, करोड़पति वाले लोग द लाइफ ऑफ मिलियनर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पे द लाइफ ऑफ अ टर्टल हु हैड एब्जॉर्ब अ फिशिंग हुक, फिशिंग हुक उसने ले लिया था, निगल लिया था, तो एब्जॉर्ब तो आएगा नहीं, एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए गया। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना, फिस्टेड मतलब होता है आपका जिसको ग्रहण करना, वो भी गया। ड्राउंड, ड्राउंड मतलब होता है डूबना, ये डूब थोड़ी जाता, सेफ्टी फिन। सोलर्ड, सोलर्ड का मतलब होता है निगल लेना, तो उसने क्या किया था, वो फिशिंग हुक को निगल लिया था। स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग मतलब निकल लेना, जो बच्चा क्या खाता है स्वॉलो करता है ना, तो स्वॉलो हो गया आपका, स्वॉलोड कर लीजिएगा, पास्ट की बात हो रही है, तो निकल लिया था। स्वॉलोड अ फिशिंग हुक एंड अ सेफ्टी पिन। द फीमेल टर्टल वाज, नेक्स्ट है आपका, द फीमेल टर्टल वाज ब्लैंक ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई, मुंबई।
तो फीमेल टर्टल थी वो क्या कर रही थी, फाइंड्स कर रही थी, फाइंड कर रही थी, फाइंडिंग कर रही थी, फाउंड कर रही थी, ये फाउंड कर रही थी। बात करें तो फाइंड्स आपका V1 है, अरे एक मिनट, फाइंड्स जो आपका V1 है, ठीक है, V1 है, और फाइंड आपका भी V1 है, फाइंड्स वर्ब के हिसाब से, फाइंडिंग ING है, फाउंड आपका V2 है, जो कि हमें पास्ट की बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्वॉलर्ड लिखा गया। और हम बात करें टर्टल की, टर्टल ऐसा होता मतलब बीता हुआ बात की बात हो रही है, तो यहाँ पे फाउंड होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। चलिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका द स्ट्रीट्स, हाँ यहाँ पे देयर वाज फाउंड ऑन, ठीक है, फाउंड ऑन ढूंढा गया था उसे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फाउंड कर लीजिएगा, ठीक है। फाउंड ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई बाय द एनिमल लवर, एनिमल लवर जो थे उनको पकड़े थे, एंड एनिमल लवर अब टू क्या है उसको उठाया गया था, देखते हैं क्या ऑप्शन। तो एंड हु, हाँ अननोन व्यक्ति था, अननोन व्यक्ति था तो विच नहीं लगेगा, विच सिलेक्शन के लिए आता है बहुत सारे लोगों के बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी गया। हुम, हुम का मतलब होता है किसी उसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी गया। हुज, हुज अधिकार के लिए आता है, ऑप्शन नंबर सी गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हु जो कि एक के लिए आता है पर्सन, वो जो पर्सन हुआ वो इसने क्या किया था, इसको इस टर्टल को उठाया था उस रोड से, ठीक है, उस रोड से इसने पर्सन को उठाया था, किसको, टर्टल को। तो यहाँ पे बात करें तो मुंबई बाय द एनिमल लवर, लवर हु टूक, ठीक है, क्या हो जाएगा, हु टूक, हु टुक इट टू द वेट, वेट में ले गया, एंड एक्सरे, एक्सरे कराया, एक्सरे कहाँ पे, एंड एक्सरे, एक्सरे कहाँ गया, एक्सरे क्या करता है, रिवेल्ड, कन्वर्व, प्रोटेक्टेड, कंसील्ड, एक्सरे क्या करता है, कंसील्ड, प्रोटेक्टेड, या तो रिवेल्ड करता है, रिवेल्ड का मतलब होता है बाबू उस चीज को दिखाना, तो ये हो जाएगा आपका ए, सी गया, प्रोटेक्टेड गया और कंसील्ड गया, ठीक है। तो रिवेल्ड मतलब एक्सरे जब करेगा तो कहाँ पे उसका फ्रैक्चर हुआ है वो चीज दिखाएगा, तो रिवेल्ड भी आपका गया, और यहाँ पे आप कर लीजिएगा एक्सरे, ठीक है, एक मिनट रुकिए, तो यहाँ पे जो उसने पांचवा शब्द क्या हो गया आपका, एक्सरे, ठीक है, रिवेल्ड किया था, क्या किया था, रिवेल्ड, रिवेल्ड किया, द प्रेजेंस ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट इन द स्टोमक, उसके पेट से निकाला गया, और टर्टल वाज ओपन, द टर्टल वाज ऑपरेटेड अपॉन सक्सेसफुली, टर्टल में फिर उसका ऑपरेशन बिल्कुल सफल पूर्वक हो गया, क्लियर हुआ। तो थोड़ा इस पैसेज में उतना हार्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि रेदर देन अगर पिछला वाला पैसेज देखिए पिछले क्लास का हम लोग प्रैक्टिस 4 में, प्रैक्टिस हाँ 4 में, तो वहाँ पे थोड़ा अलग था, उसे थोड़ा हार्ड था, बट ये थोड़ा इजी पड़ा हमें, ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा, बहुत इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। चलिए, तो इसको बहुत कंपलसरी कॉमन सेंस से बनाया हल्का मुल्का, और थोड़ा मोड़ा हमें जनरल नॉलेज का पता चला, ठीक है। तो हमने लमसम आपका जो भी है ग्रामेटिकल पार्ट, ठीक है, आपके पूरे वोकैबुलरी सेक्शन और भी स्पॉटिंग एरर, ये सारा चीज हमने देख लिया, ठीक है, हर एक पार्ट को देखा, हर एक क्वेश्चन को देखा, एलिमिनेशन रूल क्या लगाना है, कैसे इसको छांटना है, कैसे इसको टर्मिनेट करना है, सब हमने देख लिया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आज का भी प्रैक्टिस सेशन किया, जो प्रैक्टिस हमारा आपका 5 था। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन आपका 6 लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, और चलते हैं, नेक्स्ट क्लास आपके लिए बुलाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।